तो मध्य प्रदेश हाँ। से हूँ। रतलाम मध्य प्रदेश में एक जगह है, तो मैं वहाँ से हूँ। लेकिन छोटा गांव रहने की वजह से वहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए उतने स्कोप नहीं था। तो हाँ। फिर मैंने अपनी एजुकेशन डेस्टिनेशन पुणे चूज की। एंड देन ओके। आई केम टू पुणे। हाँ। यहाँ आने के बाद में मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया, उसके बाद में पीएचडी कंप्लीट किया। और अभी मैं डॉक्टर पीए इनामदार यूनिवर्सिटी में हूँ। पिछले 15 सालों से यहाँ आजम कैंपस में मैं काम कर रहा हूँ। और यशस्विता अलगद दे अपयशातूनही यश घडवी यशोश खरजी मन स्थिरवी हाती असू द्या यश मिळवण्या अशी ही अशी ही यशाची गुरु किल्ली अशी ही अशी ही यशाची गुरु किल्ली यस। नमस्कार. यशाची गुरुकिल्लीमध्ये आज आपण भेटणार आहोत डॉक्टर ऋषी आचार्य यांना, जे वेदा कॉलेज पुण्याच्या इनामदार युनिव्हर्सिटी मधल्या वेदा कॉलेजचे डीन आहेत आणि त्यांचा वेगवेगळ्या क्षेत्रांमधला अभ्यास अतिशय वाखाणण्याजोगा आहे. तर नमस्ते ऋषीजी. नमस्कार मैडम। यशाची गुरुकिल्लीमध्ये आपलं स्वागत. आणि मला माहिती आहे की तुम्हाला मराठी तुमची मूळ भाषा नाहीये, त्याच्यामुळे हम ज्यादातर अपनी बातें हिंदी में करेंगे आज. चालेल? सो ऋषीजी, तुम्ही स्वतःबद्दलची माहिती लोकांना दिलीत तर चालेल. आपने अपना ओवरऑल जर्नी कैसे शुरू किया? सबसे पहले तो मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपके पॉडकास्ट के जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको नमस्कार करना चाहूँगा। और आपने मुझे ये मौका दिया इस पॉडकास्ट में आने का, अपनी बातें शेयर करने का, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अ, मैं अपनी एकेडमिक जर्नी की अगर मैं बात करूं तो पढ़ाना और एजुकेशन में रहना जैसे शायद ऊपर वाले ने हमारी डेस्टिनी में ही लिखा था। बहुत अर्ली एज में जब मैं अपने स्कूल में था तो वहाँ पर अपने जूनियर्स की हेल्प करता था स्टैंडर्ड 6 7 में। ऐसे करते करते एजुकेशन और पढ़ाने पढ़ाने का जो एक आर्ट है वो कब अंदर आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया वो भी मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक लंबी जर्नी उसके बाद रही। यहाँ पूना आने के बाद में मैं मूलतः, जैसे आपने बताया कि मराठी मेरी मातृभाषा नहीं है, मैं मूलतः मध्य प्रदेश हाँ। से हूँ। रतलाम मध्य प्रदेश में एक जगह है, तो मैं वहाँ से हूँ। लेकिन छोटा गांव रहने की वजह से वहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए उतने स्कोप नहीं था। तो हाँ। फिर मैंने अपनी एजुकेशन डेस्टिनेशन पुणे चूज की। एंड देन ओके। आई केम टू पुणे। हाँ। यहाँ आने के बाद में मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया, उसके बाद में पीएचडी कंप्लीट किया। और अभी मैं डॉक्टर पीए इनामदार यूनिवर्सिटी में हूँ। पिछले 15 सालों से यहाँ आजम कैंपस में मैं काम कर रहा हूँ। और एक टीचर से लेकर एक डीन तक की जो जर्नी होती है, हाँ। वो इस पूरी जर्नी को ईश्वर की कृपा से तय करने का सौभाग्य मुझे मिला। Good. तो और आप उसी कॉलेज के खैर, स्टूडेंट रह चुके हो? नहीं, मैंने ये कॉलेज शुरू किया मैडम एक्चुअली यहाँ पे। आजम कैंपस में एनिमेशन डिपार्टमेंट था ही नहीं। ओके. तो ऐसा कह सकते हैं कि आई एम दी फाउंडिंग प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज। वाह. और ये भी एक एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योरशिप का मिलना, हाँ. ये भी एक रियल कॉम्बिनेशन रहा। तो हाँ. इस तरह से ये पूरी जर्नी रही। ओके. दैट्स अमेजिंग. यानी आपने एनिमेशन सिखाने वाला कॉलेज प्रस्थापित किया खुद. जी। और अभी का जमाना है एआई का जमाना, जहाँ पे हर जगह पे एआई से चीजें चलती है. एआई चीजें अपने को, यहाँ तक के अपने सोशल मीडिया के पोस्ट ड्राफ्ट करने से लेकर वीडियो बनाने तक हर चीज एआई के जरिए हो रही है आजकल. तो इसमें फिर एनिमेशन, ये
भी कुछ हद तक एआई का हिस्सा है, लेकिन फिर भी एनिमेशन के कैरेक्टर्स क्रिएट करना ये एआई नहीं कर सकता, उसके लिए ह्यूमन ब्रेन चाहिए, बराबर। जी। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसा कि लोगों को लगता है कि ये एकदम नया कॉन्सेप्ट है, ये हम्म वैसा नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटिंग के साथ साथ चलता ही रहा है। हम्म और इसके इसका जो एक लार्जर एक्सटेंट अभी हम देखते हैं, एक लार्जर फॉर्म जो हमें दिखाई देता है, ये बेसिकली पॉपुलर जीपीटीज की वजह से होने लगा। किसकी जहां पर वजह हम से? ये जीपीटीज, जो चैट जीपीटी या हाँ हाँ जेमिनाई के अंदर ये जो जीपीटी वर्ड होता है, हाँ हाँ। ये जो जीपीटी है, ये बेसिकली एआई का जनरेटिव नेचर है, जिसके तहत वो इंफॉर्मेशंस को अपने तरीके से खुद जनरेट कर पाता है ना। लेकिन एनिमेशन जो है वो अपने आप में एक पूरा के पूरा क्रिएटिव फील्ड है, जो बहुत पहले से चलता आ रहा है। वॉल्ट डिज्नी ने, अगर आप देखें तो जब डिज्नी इनकॉर्पोरेशन बनी थी, तब वो मिकी माउस और मिनी माउस के जो हाँ कार्टून्स थे, हाँ वो हाँ, हमारी जनरेशन ने सभी ने देखे हैं और बहुत समय से उसको एंजॉय किया। बिल्कुल। तो मेरा एनिमेशन में आने की जो शुरुआत थी वो ऐसे हुई कि बचपन में जब रामायण सीरियल आया करता था उस हाँ समय हाँ, में, तो हम बहुत छोटे थे। बराबर। हम जब उसको देखते थे, तो उसमें जो ये हनुमान जी जब उड़ते थे, तो हाँ वो जो सीन होते थे, या जब भगवान राम अपना धनुष से बाण छोड़ रहे हैं, तो हाँ, एक बाण जो है वो मल्टीपल बाणों में बढ़ जाता था। बिल्कुल। तो ये जो सारे इफेक्ट्स थे, वो देख के ऐसा लगता था कि यार ये कौन सी चीज है जिसकी वजह से ऐसा सब हो रहा है। और धीरे धीरे पता चला कि ये सब विजुअल इफेक्ट्स है। और उस समय विजुअल इफेक्ट्स और एनिमेशन, इसको लेकर उतना अंतर पता नहीं था, लेकिन ये हम्म समझ में आने लगा था कि यार ऐसे कुछ चीज होती है टेक्नोलॉजी में हम्म, जिसको सीखना चाहिए। फिर ही बिल्कुल। मैन करके एक उस समय एनिमेशन सीरीज आती हाँ थी, हाँ, उसको हमने देखा है, स्टार वॉर्स को देखा। स्टार तो ये वॉर्स। सब देखते देखते ये जो चीजें हैं, ऐसा लगने लगा कि इस फील्ड में जाना चाहिए, इस फील्ड में कुछ करना चाहिए। और बचपन से क्रिएटिव सोच थी, कुछ नया करने की इच्छा थी। मेरे पूरे परिवार में सभी लोग इंजीनियर्स हैं। तो ओ, सारे कजिन्स और ये सभी जो है वो इंजीनियरिंग की फील्ड में उन्होंने जाना तय किया। मैंने ये सोचा कि मैं एजुकेशन में रहूंगा, और एजुकेशन में एनिमेशन की एजुकेशन में मैं रहूंगा। तो इस तरीके से ये सारी जर्नी हुई। ओके। और आपने बिल्कुल सही कहा कि एआई जो है वो एनिमेशन के साथ में बहुत क्लोजली कनेक्ट हो गया है। अब एआई जो है वो कैरेक्टर्स भी बना रहा है, नए कैरेक्टर्स ये भी क्रिएट हो रहे हैं एआई के थ्रू। एआई स्क्रिप्ट्स भी लिख रहा है, एआई एडिटिंग भी कर रहा है। हम्म, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि इंसान पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भरोसे नहीं रह सकता। पीछे नहीं, एक साल में आपने देखा होगा कि बहुत सी इमेजेस जो हैं लोगों ने एआई से क्रिएट करना शुरू किया, एक दूसरे को भेजना शुरू किया। हाँ प्रारंभ में हमने उसमें रुचि भी ली और एक दूसरे को हाँ अप्रिशिएट भी किया कि आपने कितनी अच्छी इमेज क्रिएट की है। लेकिन धीरे धीरे अब अगर एआई से बनी हुई कोई इमेज हमारे सामने आती है, तो हाँ, तुरंत दिमाग में एक वो ट्रिगर सा आ जाता है कि ये एआई से बना हुआ है, इसमें इंसान की कोई अपनी मेहनत नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि आर्ट जो है हम इंसान इसीलिए अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि उसका करना और उसका बनाना कठिन है, और हम्म, उसके लिए एक इंसान की साधना उसमें जुड़ी हुई है। बिल्कुल। अगर उस साधना को उसमें से हटा देंगे तो फिर आर्ट जो है उसका कोई मजा नहीं है। जैसे रोबोट्स हो सकता है कि आगे आने वाले जमाने में इंसानों से अच्छा डांस करें, लेकिन हाँ, फिर भी हम किसी इंसान का डांस ज्यादा पसंद करेंगे बजाय कि लगातार रोबोट्स को देखते रहना। जी तो हाँ इसी तरह मैं समझता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए काम करेगी, हाँ एज अ असिस्टेंट वो काम करेगी, हाँ, लेकिन ह्यूमन क्रिएटिविटी को वो कभी भी टेक ओवर नहीं कर सकती, ये नहीं मुझे नहीं, लगता कर भी नहीं सकते, है। जी। कर भी नहीं सकते। अब जी। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि एआई के साथ मेरा खुद का संपर्क होने के बाद भी मैंने बहुत सारे ऐसे ही मस्ती में, जैसे कविता है तो मेरे हिसाब से कॉलेज के जमाने से हर कोई लिखता है, जी। तो वैसे कुछ गाने बनाए, ऐसे ही एआई के संपर्क आने के बाद लिखते गई, एआई की मदद से कुछ गाने बनाए, बहुत बढ़िया बने, लेकिन फिर भी वो एआई की आवाज है, ये समझ में आती है। जी। इसलिए फिर कुछ रियल गाने वालों को बोलना पड़ता है कि भाई धुन बड़ी अच्छी है, शब्द तो मेरे हाँ। ही है,
हाँ लेकिन इस धुन को लेके आप गाओ, हाँ, ऐसा बिल्कुल सही। बोलना पड़ता है। क्योंकि ह्यूमन आवाज और एआई की आवाज, इसमें फर्क होता है, उच्चारों में फर्क होता है, ये तो होता ही है। अभी आजकल मेरे हिसाब से यूट्यूब पे भी वो अवतार क्रिएट करना और वो सब एआई से चालू हो चुका है ऑलरेडी। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल काफी चीजें यूट्यूब पे हो रही है। और लेकिन साथ साथ में यूट्यूब इस बात का भी ध्यान रख रहा है कि आ, सारा कंटेंट एआई ओवरलोडेड भी ना हो जाए। अभी आप अगर यूट्यूब की रीसेंट पॉलिसीज देखेंगे तो उसमें उसने ऐसे सारे कंटेंट को जो कि 100% एआई जनरेटेड हैं, उसको हाँ लेकर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस उठाई हैं। कई हाँ जगहों पे कुछ चैनल्स का मोनेटाइजेशन भी बैन किया है जहां पर सब कुछ एआई से है। तो यूट्यूब हाँ का कहना यही है कि आप एआई का यूज करें एक असिस्टेंट की तरह, हाँ। लेकिन आप सब कुछ एआई पे ही छोड़ देंगे नहीं वो नहीं तो चाहिए। फिर उसमें आपकी क्रिएटिविटी तो उसमें कुछ है नहीं, और उसके लिए बिल्कुल फिर यूट्यूब आपको क्यों रिवॉर्ड करे। तो बिल्कुल इस सही। तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इस बारे में बहस चल रही है हम्म कि एआई को किस लेवल पे यूज किया जाए। हम हम्म एनिमेशन की फील्ड में भी बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं इन सब चीजों हाँ को, कि स्टोरीज जो होती हैं अब अगर वो भी आप एआई से बनाएंगे तो फिर इंसान के पास जो इतनी ट्रेजर है स्टोरीज हाँ का, इतनी हाँ। हमारे पास वो पौराणिक कहानियां हैं, बिल्कुल। कथानक हैं, वो कहाँ जाएंगे, है ना। और तो पौराणिक कहानियां है ये एक बात है, जी वो तो खैर लिखी हुई है, एआई को देख के वहां से क्रिएट किया जाता है। लेकिन हर एक के दिमाग के अंदर से हर रोज कुछ नवी कहानियां भी जन्म लेती हाँ, रहती है, उसका क्या? ये बिल्कुल भी सही तो है। बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो एआई को मुझे लगता है कि हम एआई को यूज करें, लेकिन अपनी जीवन को उस एआई के भरोसे छोड़ दें, ये ठीक हाँ नहीं है। हमारी हाँ ह्यूमन क्रिएटिविटी को अगर बचाए रखना है हमें, तो हमें हाँ। एक लिमिटेशन सेट करनी पड़ेगी, अनुशासन सेट करना पड़ेगा एआई के साथ। बिल्कुल, जी। ये तो बहुत जरूरी है। और अभी अभी मैंने एआई को लेके कुछ इंटरनेशनल पॉलिसीज के बारे में सुना। क्या आपने सुना है? अर्जेंटीना कुछ हाँ एआई को बहुत सारी फैसिलिटीज दे रहा है, ऐसा कुछ मेरे कान में आया। ज्यादा तो मुझे हाँ कुछ खबर होती नहीं है, इसलिए जी। मैंने आपसे पूछ रही हूँ। हाँ, देखिए अभी क्या हुआ है कि वी ऑल हैव एंटर्ड इन द एज ऑफ एआई। या और एआई, इस एआई रेस में वो देश या वो संस्था या वो कंपनी जीतने वाली है जिसके पास में लोगों का डेटा होगा। हाँ जितना ज्यादा डेटा उतनी हाँ। ज्यादा इंफॉर्मेशन, और जितनी इंफॉर्मेशन ज्यादा उतनी आप उसको प्रोसेस जल्दी कर सकेंगे और उससे आउटपुट्स जो हैं और ज्यादा प्रिसाइज बना पाएंगे। तो बिल्कुल। हर कोई अब इस रेस में है, हर देश इस रेस में लगा हुआ है कि हाँ वो कैसे इतना डेटा जो है अपने एआई सिस्टम्स को दे, ताकि एआई सिस्टम्स जो है हमेशा रेस में आगे बने रहें। और हाँ अगर आप लेटेस्ट कुछ न्यूज़ को देखें तो भारत में अब एआई को लेकर एक बड़ा निवेश हो रहा है। मोदी जी की जो समिट हुई थी, एआई समिट, उसके बाद हाँ में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ओपन एआई जैसी कंपनीज भारत को एक बहुत बड़ा मार्केट भी समझ रही हैं। हाँ और भारत में चूंकि बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस हैं, बहुत ज्यादा हाँ। डायलेक्ट्स हैं, तो ये जो हमारी डाइवर्सिटी है, हम्म, ये एआई के लिए बहुत काम की है। पहले के जमाने में जिसको कहते हैं कि हम सोने की चिड़िया थे, बिकॉज हमारे पास उतना सोना था। लेकिन हाँ आज एआई कंपनीज के लिए हम सोने की चिड़िया इसलिए क्योंकि हमारे पास उतना ह्यूज डेटा है। तो ये जो बिल्कुल। डेटा बैंक है भारत के पास में, हाँ इसको लेकर बहुत सी कंपनीज आशान्वित हैं और बड़ा पोटेंशियली वो देख रही हैं। इनफैक्ट हाँ। मैंने अभी अभी सुना था कि विशाखापट्टनम के पास में एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर आने वाला है, ओके। जो कि भारत का टोटल जितना डेटा कंजम्पशन का जो गीगावाट पावर्स हैं, हाँ। उससे बहुत ज्यादा उसके अंदर उसकी पावर रहने वाली है, उससे ओ। कम से कम 4 गुना ज्यादा बड़ा इसको बताया जा रहा है। तो हम्म। इस तरीके से हर कंट्री सोच रही है, और भारत भी इस रेस में अपने आप को लगातार बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। हम्म, पर जैसे कि मैंने आपको कहा कि हर टेक्नोलॉजी के अपने फायदे हैं और नुकसान हैं। बिल्कुल। जब मोबाइल आया था तो लोगों को लगा कि यार ये एक ऐसी डिवाइस है जिसके सहारे हमारी बहुत सी मुश्किलें आसान हो जाएगी। लेकिन समय ने ये बताया कि इसी डिवाइस ने हमारी बहुत सी मुश्किलें और बढ़ा भी दी है। लोगों को अपने रियल लाइफ से रील लाइफ में जकड़ के रख दिया है।
तो इसी तरह से एआई को लेकर भी बहुत सेंसिटिव होने की जरूरत है। हमेशा क्या होता रहा है इतिहास में, टेक्नोलॉजी पहले आ जाती है, उसके डिसिप्लिन्स बहुत बाद में सेट होते हैं, है ना। बिल्कुल। तो ये अब एआई के साथ भी यही हो रहा है कि एआई घर घर पहुंच गया है, लोगों के हाथ में पहुंच गया है, लेकिन उसको कैसे यूज करना है, किस पर्पस के लिए यूज करना है और कितना यूज करना है, ये बिल्कुल। अनुशासन के लिए अभी तक कोई बहुत बड़े पैमाने पे इसकी शुरुआत नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि एकेडमिक्स के पास में, एकेडमिया के पास ये मौका है, हम्म। स्कूल्स में, कॉलेजेस में बच्चों को एआई डिसिप्लिन सिखाने के लिए कुछ मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए, जिससे पहले बिल्कुल। उनमें अनुशासन आए। तो ये जब आप बोल रहे हो, इसको लेके एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव लाए, इसके बारे में, बिकॉज यू आर राइट नाउ डायरेक्टली कनेक्टेड विथ एजुकेशन सिस्टम, इसके लिए आपने कुछ सोचा है? हाँ, देखिए, हम कंप्यूटर एप्लीकेशन, उस प्रोग्राम को अभी हमने एमसीए इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाँ, हाँ। ऐसा करके उसका एक स्पेशल विंग बनाया है, ओके। जिसमें बच्चे एआई में अपना स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, ओके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एमसीए के साथ में जुड़ के। उसी तरह ये तो हो गया पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, लेकिन स्कूल के लेवल पे जो हमारी आईटी पॉलिसीज हैं, उसमें हमने एआई को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया है। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि उसमें हमने एआई से रिलेटेड डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट को पहले लेकर आए हैं। डूज एंड मतलब डोंट्स एआई के आपके क्या हैं। यूनिवर्सिटी की स्कूल्स भी हैं? हाँ जी, यूनिवर्सिटी जो है वो यूजी और पीजी के लिए काम करती हैं, लेकिन इस कैंपस में, चूंकि ये बहुत बड़ा कैंपस है, हमारे पास अपने जूनियर कॉलेजेस भी हैं, हाँ। हमारे पास में हमारे हाई स्कूल्स भी हैं और प्राइमरी स्कूल्स भी हैं। ओ तो वाह। इस तरीके से टोटल 30,000 के करीब बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं। अच्छा। तो स्कूल्स के साथ भी हमें काम करने का मौका मिलता है। जो कुछ हायर एजुकेशन में चल रहा है, हम कोशिश करते हैं कि उसके छोटे इंस्टेंसेस हम लोअर एजुकेशन में भी, जूनियर एजुकेशन में भी उतार बहुत सकें। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जो आप कर रहे हैं, ये जी, आपने कुछ इनिशिएट किया कि गवर्नमेंट के तरफ से पूरे भारतवर्ष में स्कूलों में ये ज्ञान पहुंचाया जाए? देखिए, भारत सरकार अपनी तरफ से बहुत सी कोशिशें कर ही रही है। डिजिटल शिक्षा मिशन और कंप्यूटर शिक्षा मिशन लॉन्च किया, जगह जगह पर पहुंचाया, हाँ। लेकिन इंडिया का लैंडस्केप इतना डाइवर्स है कि बिल्कुल। एक करिकुलम सबके लिए फिट नहीं हो सकता, हम्म। और एक तरीके से सिखाना भी सबके लिए नहीं हो सकता। एक क्लासरूम के अंदर भी आप देखें तो हर तरह के लर्नर्स होते हैं, जिनको हम बिल्कुल। एवरेज लर्नर टू फास्ट लर्नर्स की कैटेगरीज में यस, डिवाइड यस, करते हैं। यस, यस। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि हम भारत सरकार से एआई को लेकर एक रोड मैप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक गाइडलाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बाद में ये स्कूल्स की अपनी जिम्मेदारी है और कॉलेजेस की, एकेडमिशियंस की जिम्मेदारी है कि वो उस गाइडलाइन को पढ़ें, समझें और हम्म। उसके हिसाब से अपने बच्चों के लिए पर्सनलाइज्ड करिकुलम तैयार करें। मुझे Correct। ये बताते हुए आपके पॉडकास्ट में बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने आज से 2 साल पहले ही इसकी ज़रूरत को समझा था कि एक बेसिक रोड मैप हमारे पास होना चाहिए। हाँ। इसीलिए हमने अपने लेवल पे यहाँ एआई शिक्षा मिशन की शुरुआत की। तो वाह। एआई शिक्षा मिशन में हमारा टारगेट ये रहा कि हम न सिर्फ बच्चों को एआई और इससे जुड़े हुए फायदों के बारे में और इसके अनुशासन के बारे में हम बताएं, लेकिन साथ साथ में हाउसवाइफ्स जो हम्म। घर पर हैं, वो कैसे एआई का उपयोग कर सकती हैं अपने परिवार के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम्म। और सेल्फ लर्निंग के लिए, हम्म। अपनी हॉबीज को एनहांस करने के लिए। ये सब भी उस एआई शिक्षा मिशन का हिस्सा बनने वाला है। वाह। हमने व्यापारियों के लिए भी एआई शिक्षा को जोड़ा है कि आज का व्यापारी, अब देखिए पहले क्या होता था कि छोटे छोटे जो व्यापारी होते थे, हम्म। उनको बड़ी कंपनीज के साथ में प्रतिस्पर्धा करने में, कंपटीशन करने में बड़ा असहज वो हो जाते थे, क्योंकि हम्म। बड़ी कंपनीज के पास में पैसा है, रिसोर्सेज हैं, टैलेंट अवेलेबल है। तो बिल्कुल। छोटे व्यापारी के पास में पैसा भी लिमिटेड है, टैलेंट भी लिमिटेड है, रिसोर्सेज भी कम है। लेकिन एआई के आने के बाद में अब वो जो कमी है, वो जो गैप था, वो बहुत हद तक भर गया है। हाँ। क्योंकि अब एआई एक छोटे व्यापारी को भी वो पावर दे रहा है जिस पावर के साथ किसी बड़ी कंपनी में कोई व्यक्ति ग्राफिक डिजाइन कर रहा है, वही काम उसी क्वालिटी का अब एआई किसी छोटे व्यापारी को भी करवा के दे रहा है। बिल्कुल। एक व्यापारी को अगर मार्केट रिसर्च करना होती थी तो पहले उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं होता था,
लेकिन आज एआई के जरिए आप अपने घर पे बैठ के अच्छी मार्केट रिसर्च कर सकते हैं, मार्केट प्लान्स बना सकते हैं। ये सारे जो सुविधाएं हैं या ये जो सारे बेनिफिट्स हैं, ये समाज के हर हिस्से तक पहुंचे, इसके लिए इस एआई शिक्षा मिशन की जरूरत है। और हमने कंप्यूटर शिक्षा मिशन तक की तो सफलता देश भर में अर्जित कर ली। अब बिल्कुल। मैं चाहता हूं कि हम इस एआई शिक्षा मिशन की तरफ आगे बढ़े। बिल्कुल, बहुत सुंदर आइडिया है। और एनिमेशन और ये बाकी का एनिमेशन को लेके केवल एआई की बात हम कर रहे थे, लेकिन आप आपका मेन फोर्टे एनिमेशन है। तो एनिमेशन को लेके मैं आपको ये पूछूंगी कि एनिमेशन फिल्म्स जैसे आपने टॉम एंड जेरी वगैरह बताया, वो तो वो देखते हुए तो आपकी जनरेशन बड़ी हुई है। जी। क्यों? मुझे तो लगता है कुछ हद तक हमारी जनरेशन भी वो देखते हाँ, हुए बड़ी हुई है। ये भी है। बिल्कुल सही मतलब बात। फर्क इतना है कि हमारी जनरेशन में थिएटर में जाके देखना पड़ता था, आपकी जनरेशन में घर में टीवी पे देखने को मिलता था, इतना ही जी फर्क। जी। बस। जी। लेकिन वो है ही है। मगर उसके लिए एक तो हमें एनिमेशन का मालूम है कि बचपन में छोटे छोटे लाइंस ड्राइंग्स बनाते थे नोटबुक में, और फिर उसको ऐसे फ्लिप करते थे कि वो चलता हुआ दिखता था। बाद में एनिमेशन बनाते समय वैसे ही छोटी 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 फ्रेम्स करके उनको स्पीड में घुमाना, इतना मालूम था। ये बहुत पुराना तरीका हुआ एनिमेशन करने का। लेकिन उसके बाद फिर 2D एनिमेशन आया, फिर 3D एनिमेशन आया, और वो चलते चलते अभी ऐसा हुआ कि जुरासिक पार्क में जिस तरीके से एनिमेशन यूज हुआ है, वो तो लगता है कि भाई सचमुच के क्रीचर्स, डायनासोर्स हमारे सामने हैं। तो यहां तक अभी एनिमेशन पहुंच चुका है। और इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी आपका, आप लोगों को जो सिखाते हो बताते हो उसमें अभी की स्थिति में एआई का कितना रोल है, और विदाउट एआई आप एनिमेशन क्या क्या करते हैं? देखिए, जब आपने बिल्कुल सही कहा कि जब एनिमेशन की शुरुआत हुई थी तो वो ड्राइंग के साथ हुई थी पेपर के ऊपर। हम्म। उसको हम कहते हैं सेल एनिमेशन। सेल्यूलाइड पेपर आया करता था, बटर पेपर जैसा होता था, उसमें पेपर्स को रख के उस पे ड्राइंग बनाई जाती थी, और जब उसको फिर एक कैमरे के थ्रू मूव करवाया जाता था तब वो एनिमेशन सीक्वेंस बनती थी। हाँ। तो मैं आपको इसमें बताऊं कि अगर हमें 1 सेकंड का एनिमेशन उस समय बनाना होता था तो वो 24 ऐसी ड्राइंग्स बनानी पड़ती थी जिसको सीक्वेंशियल ड्राइंग्स कहते थे। और जब उसको लगातार एक कैमरे के सामने स्पीड से चलाया जाता था तब वो मोशन का सेंस आता था। बराबर। तो इस तरह के युगों से फिर जैसे ही कंप्यूटर आया, टेक्नोलॉजी आई, तो वो जो सेल्यूलाइड एनिमेशन था वो कंप्यूटर एनिमेशन में शिफ्ट हुआ, और हमने 2D एनिमेशन की बहुत अच्छी अच्छी सीरीज हाँ। देखी हैं और एनिमेशन शोज हमने एंजॉय किए। उसके बाद में 3D एनिमेशन आया जहां आप सारा कुछ कंप्यूटर के अंदर क्रिएट कर सकते थे। हम्म। उसके बाद में लाइव एक्शन और वीएफएक्स आया जहां एनिमेशन और लाइव एक्शन को आप मिला के कुछ कुछ अच्छे प्रोग्राम्स और फिल्म्स बना रहे हैं। और अब एआई आया है। हम्म। तो एआई के आने के साथ साथ में हमारी इंडस्ट्री में एक वर्चुअल प्रोडक्शन नाम का एक टर्म ओपन हुआ है, एक नया एवेन्यू ओपन हुआ है। पहले क्या होता था, फिल्म्स की शूटिंग के लिए आपको बड़े बड़े स्टूडियोज लेने पड़ते थे, हायर करने पड़ते थे, और वहां पर ब्लू स्क्रीन या ग्रीन स्क्रीन पीछे लगाई जाती थी। आपने देखे होंगे सेट्स पे बड़े बड़े पर्दे लगते थे, और बिल्कुल। उसके आगे लोग एक्शन परफॉर्म करते थे, और उसको बाद में एडिटिंग के थ्रू, वीएफएक्स के थ्रू उसमें बराबर। काम होता था। लेकिन अब ये सारा काम आप या तो अपने वर्चुअल स्टूडियो के अंदर कर सकते हैं, हाँ। या फिर आप अपने मोशन सेंसर्स के थ्रू जो एक एनिमेशन का डेटा बनता है वो अपने कैरेक्टर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा एक इंसान एक्शन करता है वो पूरा की पूरी एक्शन आपका कैरेक्टर जो है वो अपने आप करने लगता है, बिकॉज ऑफ उसको वो मोशन सेंसर सूट का जो डेटा है वो अच्छा, आपने दिया हुआ। दैट इज तो अमेजिंग। हाँ, तो एनिमेशन बहुत आसान हो गया है।
और एक और बड़ा फायदा मैं एआई और एनिमेशन के इंटीग्रेशन का देखता हूं, वो ये है कि एनिमेशन अपने आप में पर्दे के ऊपर जब दिखाई देता है तो लोग बहुत इंजॉय करते हैं, और उसके साथ हर उम्र का बच्चा और बड़ा बूढ़ा सभी कनेक्ट हो जाते हैं उसमें। हम्म, लेकिन उस एनिमेशन को बनाना उतना आसान नहीं है। हम्म, इसलिए आप कभी देखें कि कोई लाइव एक्शन फिल्म जब खत्म होती है तो उसके जब क्रेडिट्स शुरू होते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा 100-200 लोगों के नाम उसमें फिल्म के आखिरी में आते हैं। ज्यादातर लोग तब तक रुकते नहीं है, वो उड़ जाते हैं। हाँ, लेकिन आप एनिमेशन फिल्म के अगर क्रेडिट्स को देखें तो आपको लगेगा इसमें कितने लोगों ने काम किया है। एक सामान्य लाइव एक्शन फिल्म से लगभग 2 गुना 3 गुना ज्यादा हाँ, लोग एनिमेशन फिल्म को बनाने में लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एनिमेशन फिल्म में ह्यूमंस कहीं होते नहीं है, स्क्रीन के अंदर कोई ह्यूमन नहीं है, सारे लोग बाहर है। तो आपको कैरेक्टर भी अपना सोच के बनाना है, आपको प्रोटोगनिस्ट भी बनाना है, एंटागोनिस्ट भी बनाना है, आपको उसके आसपास के सेट्स भी डिजाइन करने हैं। ये सारा बिल्कुल। काम आपको कंप्यूटर के अंदर करना है। देयरफॉर इट इज अ वेरी टीडियस वर्क। बहुत ज्यादा लोग इसमें लगते हैं। और डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे पहले। प्री प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता था जो कॉन्सेप्ट पे सोचता था। हाँ, फिर उसके बाद में कैरेक्टर डिजाइनर्स के पास वो मूवी जाती थी, स्क्रिप्ट राइटर्स होते थे, कैरेक्टर डिजाइनर्स। फिर वो प्रोडक्शन टीम में आता था। तो प्रोडक्शन टीम में भी बैकग्राउंड को बनाने वाले लोग अलग होते थे, कैरेक्टर के ऊपर काम करने वाले लोग होते थे। अगर मल्टीपल कैरेक्टर है तो हर कैरेक्टर के लिए एक टीम और एक डिपार्टमेंट हुआ करता था। और फिर उसके बाद में वो म्यूजिक के लिए जाता था, एडिटिंग के लिए जाता था। इस तरह से पोस्ट प्रोडक्शन का पाइपलाइन था। राइट। तो क्या होता था कि कोई अपने आप में कोई अगर बहुत अच्छा स्टोरी राइटर है या एक क्रिएटिव थिंकर है तो भी वो खुद अपनी एनिमेशन फिल्म बनाने के बारे में नहीं सोच सकता था, क्योंकि उसको इतने सारे डिपार्टमेंट का साथ जब तक नहीं मिलेगा तब हाँ, तक वो ये फिल्म कैसे बनाएगा। बराबर। लेकिन अब एआई के आने के बाद ये फायदा हुआ है कि अगर आप एक अच्छा सोच आपके पास है, स्टोरी आपके पास है, हाँ, तो बाकी का सारा काम आप एआई के ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जो कि आपके लिए म्यूजिक भी प्रोड्यूस कर देंगे, जो कि हाँ, आपके लिए कैरेक्टर डिजाइन कर देंगे, उनको एनिमेट कर देंगे, लाइव हाँ, एडिटिंग भी हो जाएगी, वीएफएक्स भी हो जाएगा। तो हाँ, ये सारा काम अब जो है वो एआई के एप्लीकेशन ही करने लग गए। तो आपकी जो डिपेंडेंसी थी वो कम हो गई है। और इसका फायदा ये हुआ है कि बहुत सारा एआई कंटेंट अब आप प्रोड्यूस कर सकते हैं अकेले रहकर भी। वाह। केवल आपकी क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए, बस उतना है। तो इसलिए अब आपको दिखाई देगा कि बहुत ज्यादा यूट्यूब पे भी आप देखें तो बहुत सारे एनिमेशन कंटेंट दिखाई दे रहे हैं। रामायण, महाभारत, हिस्टोरिकल कंटेंट, साइंटिफिक कंटेंट, ये सारे छोटी छोटी टीम्स मिलके अब एआई की फिल्म्स बना रही है। और ओके। इंडिया की भी अपनी फुल लेंथ एआई फिल्म जो है वो इस साल हमको दिखाई देगी। मेरे ख्याल से अगले 1-2 महीने में आने लॉन्च वाली भी है होने अभी। वाली है। तो वो राइट। फुल फुल लेंथ एआई फिल्म होगी इंडिया की, जो कि वाह, हमें सिनेमा हॉल्स में दिखाई देगी। तो ये युग अब उस तरह दैट्स से आ गया है। अमेजिंग। जी। सो दिस इज अ वंडरफुल थिंग। और मुझे लगता है कि ऑल माय बेस्ट विशेस फॉर दिस। और इसमें मैं और एक बात बताऊंगी कि एनिमेशन आजकल के युवा पीढ़ी के लिए कैसे वो यूज कर सकते हैं, इसको लेके हमने और एक बार मिलना है और हमने और एक इंटरव्यू करना है। बिल्कुल ये मैम, मैं बिल्कुल। बहुत बिल्कुल चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है मेरे दर्शकों को भी मैं बोलूं, मुझे मालूम है कि उनको भी ये देखने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि एनिमेशन हर किसी को अच्छा लगता है। ओके। तो अभी। हम हाँ, आगे के एपिसोड्स में दो चीजों पे अलग अलग बात कर सकते हैं। एक जो हाँ, एनिमेशन का यूज हाँ, फॉर ब्रिंगिंग पॉजिटिविटी इन द सोसाइटी कैसे हो सकता है, हाँ, हाँ, इसके वो भी ऊपर हम करना है। बात करेंगे। और दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हमारे जो एमएसएमईज हैं, हमारे हाँ, जो व्यापारी हैं, उनके लिए कैसे हो सकता है, उस बिल्कुल। उसमें भी हम जरूर बात उसके करेंगे। भी उस पे और एक एपिसोड करेंगे। यस। तो दैट जी विल जी। बी रियली वंडरफुल। तो ये दोनों के लिए हम जल्द ही मिलेंगे। यस। दर्शकों, हम ये दोनों एपिसोड लेके बहुत जल्द डॉक्टर ऋषि आचार्य को वापस लेके आने वाले हैं। और तब तक के लिए हमारे पास आने के लिए धन्यवाद। और मुझे लगता है कि आपको भी अपने दर्शकों से बात करके बहुत मजा आया होगा। निश्चित रूप से मैं सभी को यही कहूंगा कि इसी तरह इस पॉडकास्ट के साथ जुड़े रहें, इस चैनल के साथ जुड़े रहें, इसको शेयर करें। बिकॉज ये
एक अपने आप में आपका जो इनिशिएटिव है ये समाज के बीच में पॉजिटिविटी फैलाने के लिए और बिल्कुल। अच्छे लोगों को समाज के सामने लाने के लिए है। हम्म, तो निश्चित रूप से इसका फायदा लॉन्ग टर्म में दिखाई देगा। इसलिए बिल्कुल आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और स्पेशली मुझे आज यहाँ बुलाने के लिए आपका, रेखा मैडम, बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद। तर यशाची गुरुकिल्लीमध्ये आज आपण इथे थांबूया आणि डॉक्टर ऋषी आचार्य यांचं पुन्हा मनापासून धन्यवाद। पुन्हा आपण एकदा नाही 2-3दा त्यांच्या बरोबर येऊन भेटणार आहोत, कारण त्यांच्याकडे तुम्हाला देण्याकरता पुष्कळ नॉलेज। ओके, सो आता आपण इथेच थांबू। यशस्विता अलगद दे अपयशातूनही यश घडवी यशोशिखरजी मन स्थिरवी हाती असू द्या यश मिळवण्या अशी ही यशाची गुरु किल्ली अशी ही यशाची गुरु किल्ली। अब ये सारा काम आप या तो अपने वर्चुअल स्टूडियो के अंदर कर सकते हैं, हाँ। या फिर आप अपने मोशन सेंसर्स के थ्रू जो एक एनिमेशन का डेटा बनता है वो अपने कैरेक्टर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा एक इंसान एक्शन करता है वो पूरा की पूरी एक्शन आपका कैरेक्टर जो है वो अपने आप करने लगता है, बिकॉज ऑफ उसको वो मोशन सेंसर सूट का जो डेटा है वो आपने दिया हुआ। दैट इज तो अमेजिंग। हाँ, तो एनिमेशन बहुत आसान हो गया है।